हेलो बच्चों, कैसे हो। तो बच्चों आज स्टार्ट करें अपने पास में अपना नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिज्म मींस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमारा जो टॉपिक चला हुआ वो पूरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को स्टडी कर रहे हैं, मींस स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन डिफरेंट सिचुएशंस। ठीक है, तो अब हम आज स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, वो है मैग्नेटिज्म। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो आज की क्लास में हम बेसिक आइडिया देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पर बायोट-सैवर्ट्स लॉ और उसकी एप्लीकेशंस। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमने आपको बताया था कि सारा जो ये प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं। हमने चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ी जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने ये बताया था कि आपको कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पर है तो वो अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस कर लेता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस कर लेता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक एनर्जी मिलती है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी आप बोल सकते हो। और उस एनर्जी को हमने कैपेसिटर के अंदर स्टोर भी किया था। क्लियर। तो आज हम चार्ज का एक दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी एक चार्ज की ही प्रॉपर्टी है, चार्ज की ही एक प्रॉपर्टी है बच्चों। अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो मैंने बताया था कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल Q मतलब कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है बच्चों, और वो चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पर होता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पर है तो बच्चों प्रोड्यूस करता है चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और दूसरी बात ये, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल बच्चों अगर मोशन में होता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो प्रोड्यूस करता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि आपने एक फील्ड तो पढ़ लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ लिया है। अब मैग्नेटिज्म में आप पढ़ने वाले हो मैग्नेटिक फील्ड। क्या पढ़ने वाले हो, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर जो मोशन में अगर चार्ज पार्टिकल है तो वो प्रोड्यूस करेगा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा बच्चों और इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। तो हमें इस क्लास में, इस चैप्टर में ये प्रॉपर्टी हमें चार्ज की देखनी है बच्चों कि कोई भी चार्ज पार्टिकल्स मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड। रियलिटी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के दो कंपोनेंट्स हैं। दो क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं। जब हम आपको मैग्नेटिज्म पढ़ा देंगे और उसके बाद EMI AC, उसके बाद चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वहाँ पर आपको पता लगेगा कि रियलिटी में ये पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जिसको आप सेपरेटली स्टडी कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग पढ़ रहे हो, आप मैग्नेटिक फील्ड को अलग पढ़ रहे हो, रियलिटी में दो कंपोनेंट है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। क्लियर है बात। तो आज के क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको पता लगा कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एक नई तरीके की फील्ड हमें यहाँ पर पढ़नी है। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास में बात करते हैं 1820 की। तो उस टाइम पर हमारे पास में साइंटिस्ट ऑरेस्टेड, उसने बताया कि हमारे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड है इज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट, तो ऑरेस्टेड ने 1820 के अंदर एक्सपेरिमेंटली उसने प्रूव किया कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है बच्चों वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यानी कि कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने अराउंड। अब कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करना है, बट हमें यहाँ पर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करना है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देखा गया, देखिए किस तरीके से, ठीक है ना। कॉपी पेन निकाल के बच्चों नोट जरूर करते चले जाना इसको साथ के साथ, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ जिस तरीके से, अगर मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, आपने ये पढ़ा हुआ कि अगर हमारे पास भी ये कौन सी फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों। अगर हमने पढ़ा हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल को रख देते हैं तो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। कितना लगता है, Q इंटू ई। तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है और वो मूव करेगा, Q इंटू ई फोर्स लगेगा और वो क्या करेगा, मूव करेगा। अब इसका कैसा पाथ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है ना, एक्सेलरेट करेगा, कब डीएक्सेलरेट करेगा, ये हम पढ़ चुके हैं। और इसका पाथ हम यहाँ पर भी स्टडी करेंगे मैग्नेटिज्म में, इसका चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और मैग्नेटिक में कैसा पाथ होता है, सर्कुलर होता है, पैराबोलिक होता है, कैसा पाथ। क्लियर है बच्चों।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगता है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों हमने ये देखा कि जैसे कि मान लो हमारे पास में कोई भी करंट कैरिंग वायर है और उस वायर में ऐसे मान लो एक करंट फ्लो हो रहा है। क्या प्रोड्यूस हो रहा है? फ्लो हो रहा है। तो हमने देखा कि यहाँ पर अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पर मान लो कोई भी चार्ज पार्टिकल Q है, और चार्ज पार्टिकल Q है वो किस पर है? रेस्ट पर है। किस में है? रेस्ट में है। अब हमने बताया कि इस वायर में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो मीन्स इसके अंदर चार्ज पार्टिकल फ्लो हो रहे हैं। भाई सिंपल सी बात है, भाई इस वायर में क्या फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, मतलब इसके अंदर क्या फ्लो हो रहे हैं? चार्ज पार्टिकल। और मैंने अभी बताया कि कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो क्या अगर इसके अंदर चार्ज पार्टिकल फ्लो हो रहे हैं तो क्या ये वायर, ये करंट कैरिंग वायर अपने अराउंड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है? तो बच्चों आंसर है नो। उसका कारण ये होता है कि एक चार्ज पार्टिकल, सही बात है, अगर मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। बट यहाँ पर इस वायर के अंदर करंट जो फ्लो हो रहा है, तो इस वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है मतलब चार्ज पार्टिकल फ्लो हो रहा है, बट नेट चार्ज ऑन दिस कंडक्टिंग वायर इज जीरो। नेट चार्ज तो इसके पास जीरो होता है। भाई इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। अब मान लो अपने पास में कोई भी एक वायर है बच्चों, इस डायरेक्शन में मान लो करंट फ्लो हो रहा है। अब इसमें करंट कब फ्लो हुआ? जब हमने यहाँ पर कोई बैटरी फिट की होगी, कोई सेल कनेक्ट किया होगा, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं बच्चों, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं। तो चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहे हैं तो क्या अपने अराउंड वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? ठीक करना चाहिए। बट नेट चार्ज ऑन दिस करंट कैरिंग वायर इज जीरो। कोई बाहर से हमने कोई चार्ज नहीं दिया। हमने पढ़ा हुआ कि बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, ना कि एक चार्ज का सोर्स होता है। ये एनर्जी सप्लाई करती है, कोई चार्ज सप्लाई नहीं करती है। तो नेट चार्ज ऑन द करंट कैरिंग वायर इज जीरो। नेट चार्ज ऑन द करंट कैरिंग वायर इज जीरो। तो मैं मान सकता हूं कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है उसके ऊपर नेट चार्ज जीरो है, मीन्स अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस नहीं करेगा। क्लियर है? हाँ, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ये करंट कैरिंग वायर, तो इसके आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या लगता है? एक फोर्स लगता है। बट इसके ऊपर देखा कि एक्सपेरिमेंटली कोई फोर्स नहीं लग रहा, ये चार्ज रेस्ट पे था तो अभी भी रेस्ट पर ही। क्लियर है? बट हमने क्या किया? बट हमने ये किया कि अगर इस चार्ज पार्टिकल को अगर हम मूव करवा देते हैं, जैसे अगर मैं कहूँगा कोई भी एक वायर है मान लो, और इसमें इलेक्ट्रिक करंट अब की बार रिवर्स ले लेते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से फ्लो रहा है। तो हमने देखा कि कोई भी एक चार्ज पार्टिकल मान लो यहाँ पर Q है, और उसको अगर v वेलोसिटी से इधर थ्रो कर देते हैं, ठीक है ना, v वेलोसिटी से इधर थ्रो कर देते हैं। तो हमने देखा कि चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो स्ट्रेटली जाने की बजाय इसका पाथ कुछ ऐसा पाया, मतलब इस वायर से अभी होने लगा। ध्यान से सुने बात, फिर से बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, मैंने बताया कि मोशन में है, मूव कर रहा है, तो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है बच्चों, और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। सिंपल सी बात है। अब हमने लिया करंट कैरिंग वायर। अब करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, मतलब चार्ज पार्टिकल ठीक है फ्लो हो रहे हैं, बट नेट चार्ज ऑन दिस करंट कैरिंग कंडक्टर इज जीरो। सो ये करंट कैरिंग वायर अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा बच्चों मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करेगा? अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड। हमने देखा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कराता तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगता, ये मूव करता, ऐसा नहीं पाया गया। यहाँ पर देखो, अगर कोई करंट कैरिंग वायर, फिर से अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, बट मैंने इसको एक छोटा सा जर्क दे दिया, मान लो कुछ वेलोसिटी से थ्रो कर दिया मैंने। हमने देखा कि एक स्ट्रेट लाइन में चलने की बजाय इसका पाथ, ये मतलब वायर से, करंट कैरिंग वायर से अवे हो गया। हो सकता था टुवर्ड्स भी हो जाए। अब इस सिचुएशन में अब क्यों हुआ, हम आपको ये धीरे धीरे पढ़ेंगे हम इसमें। ये अवे हो गया, इसका पाथ चेंज हो गया बच्चों। पाथ क्या हो गया? इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज हो गई। तो हमने देखा ये डायरेक्शन चेंज, हमने एक पाथ पढ़ी हुई है, किसी पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए, डीएक्सेलरेट करने के लिए, डायरेक्शन चेंज करने के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। बिना फोर्स के डायरेक्शन चेंज यानी कि इनर्शिया, हमने पढ़ा हुआ ना, इनर्शिया मतलब स्टेट चेंज नहीं होगी, ये हमें न्यूटन ने बताया हुआ है। तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही, मतलब इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पर कोई नई तरीके का फोर्स आया है, यानी कि करंट कैरिंग वायर अपने अराउंड कोई, अब ये कोई कॉन्टैक्ट फोर्स तो नहीं है कि हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, कोई कॉन्टैक्ट फोर्स तो है नहीं।
ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई ना कोई एक फील्ड फोर्स जनरेट हो रहा है बच्चों, जैसे कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा था, कूलम फोर्स, वो भी एक फील्ड फोर्स है। तो यहाँ पर भी एक कोई ना कोई एक फील्ड फोर्स जनरेट हो रहा है, जो इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और वो फील्ड फोर्स बच्चों एक मैग्नेटिक फोर्स है। कौन सा फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स। तो हमें यहाँ से पता चला कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कोई भी करंट कैरिंग वायर अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेटिक। जिस तरीके से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा हुआ बच्चों, वैसे ही हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाले हैं। क्लियर है? अब यानी कि मैग्नेटिज्म को हमें दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देना चाहिए। फर्स्ट, किसी भी करंट कैरिंग वायर किसी भी शेप का हो, स्ट्रेट वायर का है, सर्कुलर शेप का है, ठीक है ना, अलग अलग टाइप का है, ठीक है ना, हेलिकल पाथ में है, लाइक एज सोलेनोइड बोलते हैं, स्प्रिंग की फॉर्म में मान लो करंट फ्लो हो रहा है, किसी फॉर्म में अगर वायर है, तो उसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड, एज वेल एज उस फील्ड में अगर एक चार्ज पार्टिकल को रखेंगे या तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, कब लगेगा, क्या डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर दो कैटेगरी में डिवाइड करने का मीन्स मतलब ये है कि हाउ टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए करंट कैरिंग वायर एंड फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी बात, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ये है पूरे मैग्नेटिज्म के अंदर बच्चों, वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लोगे, बिल्कुल इजीली तरीके से कैलकुलेट कर लोगे, बट मैग्नेटिज्म में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको कुछ रूल्स भी पढ़ाए जाएंगे, और ज़्यादातर मैं तो कहूँगा आप यूज़ करो फैक्टर मेथड यूज़ करो आप, ठीक है ना, पता लगेगा कैसे, ठीक है ना। तो आपको मेरे कहने का मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर है बच्चों, वो है डायरेक्शन की। डायरेक्शन गलत तो सवाल भी गलत, ये बात ध्यान में रखना। सबसे पहली बात, मैग्नीट्यूड एक बार टाइम पे ना निकले कोई खास बात नहीं, बट डायरेक्शन आपकी करेक्ट होनी चाहिए, और अच्छी प्रैक्टिस आपको कराएंगे। तो एक नए तरीके का फील्ड प्रोड्यूस हो गया यहाँ पर बच्चों, वो हो गया हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस हो गया बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि एक करंट कैरिंग वायर अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस कर सकता है? मैग्नेटिक फील्ड, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि नेट चार्ज ऑन द करंट कैरिंग वायर इज 0। तो ये बातें जो मैंने आपको बोली है ये आपको लिख सकते हो, ठीक है ना, कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ठीक है ना, लिख लेते हैं। चलो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे हमारे पास में एक साइंटिस्ट जिसका नाम आप जानते भी होंगे, ऑरेस्टेड, आपको 10th क्लास में पढ़ाया जाता है। ये बात अप्रॉक्सीमेटली 1820 की बात है। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था ऑरेस्टेड ने। तो उसने कहा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, ऑरेस्टेड ने क्या प्रूव कर दिया? उसने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किससे रिलेटेड है? मैग्नेटिक फील्ड इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से बच्चों आप मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हो। ये हमें ऑरेस्टेड ने बताया। समझ में आ रही बात? ठीक है। दूसरी बात हमें यहाँ से पता लग गई कि एक चार्ज पार्टिकल, ठीक है, मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। बट एक करंट कैरिंग वायर, यहाँ पर ध्यान से देखें, कोई भी अगर आपके पास में कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर और वायर, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस ओनली मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और एक बात ध्यान में रखना, ये भी बात ध्यान में रखना कि बच्चों नेट जो चार्ज होता है, नेट चार्ज ऑन ए करंट कैरिंग वायर और कंडक्टर इज 0। सोचो कि आप करंट कैरिंग वायर है, उसके अंदर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो अपने अराउंड उसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस भी करना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो क्या प्रोड्यूस करता है? वो ओनली मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि उसके ऊपर नेट चार्ज 0 होता है। नेट चार्ज क्या होता है? 0 होता है। क्लियर है बात? बोलो। ठीक है। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस ओनली मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, वो क्यों प्रोड्यूस करता है? क्योंकि नेट चार्ज उसके पास 0 होता है। समझ आई बात है? क्लियर है? ठीक है ना। तो हम यहाँ पर एक नई तरीके की फील्ड हम पढ़ रहे हैं बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। क्या पढ़ रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, इसको नोट जरूर कर लें।
नोट जरूर कर लें बच्चों, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ऑरस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो कैसा एक्सपेरिमेंट था? उसने कोई करंट कैरिंग वायर लिया, अब मैंने आपको बताया, और करंट कैरिंग वायर के पास में एक चार्ज पार्टिकल को मूव करवाया। तो हमने देखा कि वो चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, कोई एक फील्ड फोर्स लग रहा है, जिसको आप मैग्नेटिक फोर्स बोल रही हैं, मैग्नेटिक फोर्स बोल रहे हैं। मतलब उस कोई भी करंट कैरिंग वायर अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था। क्लियर है बात? ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर बात। अब देखिए आप, तो ऑरस्टेड ने क्या किया कि हमारे पास में ऑरस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया बच्चों, ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या था? उसने कहा कि कोई भी अगर एक करंट कैरिंग वायर है, मान लो ये कोई करंट कैरिंग वायर है, और इस वायर के अंदर बच्चों क्या फ्लो हो रहा है? करंट, इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में कोई करंट फ्लो हो रहा है। इस तरीके का एक वायर लिया, कोई भी करंट कैरिंग वायर ले लिया। अब उसने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देखने के लिए कंपास का यूज़ किया। आपने कंपास नीडल जानते हो ना आप, ठीक है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि एक छोटी सी बार मैग्नेट होती है, छोटी सी क्या होती है कि बार मैग्नेट। तो बच्चों उसने यहाँ पर एक कंपास लिया, देखिए ये कंपास लिया उसने, ये कंपास लिया एक, ठीक है। तो ये कंपास ले लिया, ये इसका इधर वाला ये पोल मान लेता हूँ इसका मैं नॉर्थ, ये इसका नॉर्थ पोल था और ये इसका साउथ। एक कंपास ले लिया उसने। एक कोई भी करंट कैरिंग वायर लो, ठीक है ना, ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, कोई भी करंट कैरिंग वायर ले सकते हो, और उसके नीचे एक कंपास रख दिया, मतलब एक स्मॉल बार मैग्नेट रख दी, जिसके पास एक नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ है, यानी कि एक स्मॉल बार मैग्नेट रख दी। तो उसने देखा कि जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ, तो उसने देखा जो ही करंट फ्लो करवाया तो ये जो नीडल है ये डिफ्लेक्ट हुई। ये क्या हुई? डिफ्लेक्ट। और ये डिफ्लेक्ट कुछ इस तरीके से हुई, इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन में। तो ये किधर जाएगा? ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में गया, है ना, ये डिफ्लेक्ट हुई। तो इसका मतलब क्या? कोई भी करंट कैरिंग वायर ले लिया उसने, अब उसमें अगर करंट फ्लो नहीं रहा, उसके नीचे कोई कंपास था, कोई क्या था? कंपास था। अब जो ही करंट फ्लो करवाया तो हमने देखा कि जो कंपास था वो डिफ्लेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? डिफ्लेक्ट हो रहा है। मतलब डिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है कि जो हमारा मैग्नेटिक, यानी कि एक बार मैग्नेट डिफ्लेक्ट हो रही, मतलब उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, और उसके ऊपर एक फोर्स लग सकती है मैग्नेटिक फील्ड में। तो इसका मतलब ये पता है कि ओरस्टेड ने कि करंट कैरिंग वायर अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है बच्चों। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेटिक प्रोड्यूस। क्लियर है? ठीक। फिर उसने कहा कि अगर यहाँ पर हम इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, जैसे अब करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, मैंने करंट की डायरेक्शन को चेंज किया, करंट की डायरेक्शन को चेंज किया, तो ठीक इसके नीचे जो कंपास रखा हुआ था, अब की बार ये फिर से नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल। अब ये डिफ्लेक्ट हुआ टुवर्ड्स ईस्ट और ये हुआ डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट। समझ आ रही बात? मतलब ऐसा सोचो आप, ये कोई भी करंट कैरिंग वायर है, मान लो इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इसके नीचे कोई कंपास रखी हुई है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो डिफ्लेक्ट हुआ हमारे पास में कंपास कुछ ऐसे, करंट जीरो कर दिया, वापस कंपास वहीं पर आ गया। फिर करंट को उसी डायरेक्शन में फ्लो करवाया तो फिर डिफ्लेक्ट हुई, ठीक है ना, डिफ्लेक्ट हुई। फिर करंट को मैंने क्या किया? जीरो, फिर वहीं आ गया। अब करंट को रिवर्स कर दिया, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगा, तो मैंने देखा कि अब डिफ्लेक्ट हो रही है कंपास बट इन अपोजिट डायरेक्शन, कंपास डिफ्लेक्ट हो रही है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। बच्चों क्लियर है? तो यहाँ से ऑरस्टेड ने बताया कि कोई भी करंट कैरिंग वायर जरूर पक्का यहाँ पर कोई ना कोई फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, और वो फील्ड है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड। क्या है बोलो? मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, और अब यहाँ पर आप पढ़ रहे हो मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है हमारे पास में? ये एक रीजन होता है, ठीक है ना, ए रीजन अराउंड ए करंट कैरिंग वायर, ए करंट कैरिंग वायर in which a compass needle felt a force, experience a force। तो एक फोर्स को फील कर रहा है, ठीक है ना, वो जो है वो रीजन है मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलो? मैग्नेटिक। आपको पता है कि फील्ड, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल लेके जाओगे तो वो क्या फील करेगा? एक फोर्स। ग्रेविटेशनल फील्ड पड़ा हुआ है, ग्रेविटेशनल फील्ड में कहीं पर भी आप एक मास को लेके जाओगे तो वो क्या फील करेगा? एक फोर्स।
G m1m2/r², ठीक है ना। और इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में आप कोई भी कंपास लेके जाओगे जिसका नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, तो ये दोनों के दोनों पोल एक फोर्स को फील करते हैं बच्चों। अगर फोर्स को फील कर रहे हैं तो मतलब आप कहाँ पर हो, मैग्नेटिक फील्ड में। कहाँ पर हो आप, मैग्नेटिक फील्ड में। समझ में आई बात। तो यहीं से अब इसकी डायरेक्शन देखी गई, ये कंपास किधर डिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ से एक रूल आया बच्चों, उसको बोलते हैं सनो रूल। तो इससे पहले इसको एक बार नोट कर लो बच्चों, आप इसको एक बार नोट कर लें जरूर, ठीक है ना। फिर चलते हैं आगे इधर। तो यहाँ से हमारे पास में एक रूल बनाया गया, उसको बोलते हैं सनो रूल। देखिए क्या है सनो रूल, ठीक है। सनो रूल क्या है, सनो रूल वो देखिए आप। उसने कहा कि अगर हमारे पास में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इफ, ध्यान से देखिए, इफ इलेक्ट्रिक करंट flowing through a conductor ठीक है ना, from साउथ टू नॉर्थ over a compass needle, then north pole of compass deflect towards west। ये सनो रूल है बच्चों। सनो रूल क्या कहता है, ये ध्यान से देखिए आप। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ ओवर ए कंपास नीडल। मतलब ऐसा मानो ये कंपास है मेरे पास में, ठीक है। ये कंपास का साउथ पोल है, ये नॉर्थ है। तो इसके ऊपर से ओवर दिस कंपास एक वायर पास करवाते हैं इसके पैरेलल, और इस वायर में करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, साउथ से नॉर्थ, मतलब इस कंपास के साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। समझ रहे हैं ना, ये कंपास है, ये क्या है कि कंपास है, मान लो आपके पास ये कंपास हो गया, साउथ पोल नॉर्थ पोल। तो इसके ऊपर से करंट कैरिंग वायर है, ठीक है ना, और करंट फ्लो हो रहा है इसके साउथ से नॉर्थ ओवर दिस कंपास नीडल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो हमने देखा कि नॉर्थ पोल जो था कंपास का वो डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट, तो वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा था, वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा। समझ में आ रहा है। तो यहीं से सनो बना था। सनो का मतलब साउथ से क्या लिया गया, एस, नॉर्थ से लिया गया एन, एंड ओवर से लिया गया ओ, और वेस्ट से लिया गया डब्ल्यू, एस एन ओ डब्ल्यू। सनो रूल बोलते हैं इसको। अगर ये कंपास था, कंपास के ऊपर से एक वायर गुजारा, और वायर में करंट कहाँ से कहाँ फ्लो रहा है, इस कंपास के साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है। तो हमने देखा कि इस कंपास का नॉर्थ पोल जो है डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है ना। इसका उल्टा, अगर करंट ओवर दिस कंपास नीडल नॉर्थ से साउथ फ्लो होगा तो इसका नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स ईस्ट। समझ में आई बात, क्लियर है ना। तो ये बच्चों हमारे पास में क्या है, सनो रूल है। कौन सा रूल है, सनो रूल। समझ में आई बात। अभी तक हम इसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। सिर्फ ऑरेस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसने पाया कि एक करंट कैरिंग वायर अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। किस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। हालांकि बात अलग है कि हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को नहीं पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से आपने वो एक अलग है। मैग्नेटिज्म मैटर जब हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो उसके अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ाया जाएगा, बट यहाँ पर सिर्फ आपको मैग्नेटिक फील्ड का आइडिया दिया जा रहा है। क्लियर है, ठीक है, साफ कर दें, ठीक, अच्छी बात। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है और वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमारे पास में गॉस थ्योरम आई थी, यहाँ पर हमारे पास में दो लॉ हैं, जिसको पहला बोलते हैं बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ और दूसरा एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, ठीक है। तो एक बात और बता देते हैं, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। हम क्या बताएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं बच्चों, ये एक क्लोज लूप बनाती हैं। कैसी लूप बनाती हैं कि क्लोज लूप बनाती हैं। क्लियर। मैं आपको एक सिंपल सा आइडिया दे देता हूँ, वैसे इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे बच्चों।
मान लो कोई एक प्लेन है, ये रहा मेरे पास, ये एक प्लेन है सोचो, और इस प्लेन में से कोई करंट कैरिंग वायर इस तरीके से पास किया मैंने। समझ में आई बात? ठीक है ना। आप ऐसा सोचो, एक ऐसा प्लेन है, ये प्लेन, मान लो एक पेपर ले लेते हैं बच्चों, ये देखिए आप, हमने एक पेपर को ले लिया, देखिए ये मान लो एक पेपर है, तो ऐसे लिया हुआ, और इसमें से ऐसे वायर को पास कर देते हैं ऐसे, ठीक है ना, समझने के लिए। तो कोई भी एक प्लेन ले लिया और उस प्लेन में से किसको पास किया, करंट कैरिंग वायर को, इसके अंदर कुछ करंट फ्लो हो रहा है, मान लो आई। तो बच्चों एक करंट कैरिंग वायर अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो इस करंट कैरिंग वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो होती हैं इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स। ये सर्कल्स फॉर्म में है बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड है, समझ रहे आप। ये कोई मान लो एक करंट कैरिंग वायर है, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कल्स फॉर्म में होंगे, ठीक है ना, कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे सारे के सारे, जिनका सेंटर सिर्फ क्या होगा, ये खुद वायर होगा, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाती हैं। कैसे बनाती हैं, क्लोज लूप। अब मैग्नेटिक फील्ड की तो डायरेक्शन भी होती है। अब डायरेक्शन यहाँ पर देखने पर ऐसे है, ऊपर से देखने पर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, उसकी डायरेक्शन हम देखेंगे। उसके लिए हम देखते हैं रूल बच्चों, क्या देखेंगे, रूल। समझ में आई बात है? चलो तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ। कोई भी करंट कैरिंग वायर है अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, हम मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे कहीं पर भी। तो उसके लिए यहाँ पर हमें सबसे पहले एक लॉ पढ़ना है बच्चों, उसको बोलते हैं बायोट सेवर्ट्स लॉ। बायोट सेवर्ट्स लॉ। तो बायोट और सेवर्ट्स हमारे पास में यहाँ पर दो साइंटिस्ट हैं, ठीक है ना। उन्होंने एक लॉ दिया बच्चों, और वो लॉ समझते हैं क्या है। और लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता बच्चों, लॉ लॉ ही होता है। चलो, लॉ लॉ होता है बच्चों, समझ आ रही बात है। तो बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ। तो बायोट और सेवर्ट्स ने क्या कहा कि कोई भी एक करंट कैरिंग वायर ले लेते हैं, जैसे कोई भी एक करंट कैरिंग वायर ऐसे ले लिया मैंने, ये ले लेते हैं, किसी भी शेप का कोई करंट कैरिंग वायर है। मान लो इसमें इस करंट कैरिंग वायर है एक्स वाई, इसमें करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। मान लो करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई। इस पूरे वायर में करंट है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी इस पूरे वायर में करंट है। तो ये करंट अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। तो बट बायोट एंड सेवर्ट्स ने कहा कि इस पूरे वायर के अंदर करंट है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम देखा गया, तो पूरे वायर में करंट है। तो इस पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा इसके अराउंड। तो बायोट और सेवर्ट्स ने ये बताया, ये इसकी एक लिमिटेशन भी बोल सकते हो, कि बायोट और सेवर्ट्स ने ये बताया कि हम इसके एक छोटे से टुकड़ा, इस वायर के एक छोटा सा एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हैं। तो बायोट और सेवर्ट्स ने कहा कि इसके ऊपर एक छोटा सा टुकड़ा कट कर लेते हैं। ये कट कर लिया मैंने, जैसे इसके ऊपर ये एक छोटा सा टुकड़ा मान लेते हैं। ये देखिए, ध्यान से देखिए आप, ये एक वायर का मैंने छोटा सा टुकड़ा कट किया है, ये वाला दिखाई दे रहा आपको, क्लियर है ना, ये वाला। और इसकी लेंथ स्मॉल लेंथ होगी dl, बहुत छोटी सी लेंथ है, ठीक है ना। और अगर इसके अंदर फ्लो होने वाला करंट आई है तो आई डी एल वैक्टर, इसको बोलते हैं बच्चों करंट एलिमेंट। ये क्या है हमारे पास में, एक करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट क्या होता है, किसी भी करंट कैरिंग वायर के छोटे से एलिमेंट की लेंथ और उसमें फ्लो होने वाले करंट का जो प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं करंट एलिमेंट। दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये आइडियल वेक्टर है, एक वेक्टर है ये, जिसकी डायरेक्शन इन द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होती है। ऐसे नहीं कि करंट एलिमेंट ऐसे ले लो आप, नो, करंट की डायरेक्शन में आप लोगे, ठीक है ना। इसकी यूनिट क्या होगी करंट एलिमेंट की, बताओ, एम्पियर मीटर। एम्पियर मतलब करंट की एम्पियर, और डीएल एक लेंथ है, एम्पियर मीटर हो जाएगी। तो ये एक छोटा सा करंट एलिमेंट है। अब बस सोचो, वायर की लेंथ क्या डीएल है, नहीं, लेंथ तो बहुत ज़्यादा है इसकी। तो इस पूरे वायर के अंदर करंट है, इस पूरे वायर के अंदर करंट है, तो ये करंट कैरिंग वायर अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कर रहा है एक। और इस मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते थे,
तो वैसे ही यहाँ पर इसके अराउंड किसी भी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो बायोट एंड सेवर्ट्स ने बताया कि हम इस पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई भी एक छोटा सा करंट एलिमेंट आप ले लो, कहीं यहाँ पर ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं पर ले लो, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर हमारे पास में एक अच्छा टूल है मैथ का, वो है इंटीग्रेशन। उसकी हेल्प से हम पूरी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं इंटीग्रेट करके। बच्चों क्लियर है? एक छोटे से एलिमेंट की वजह से कैलकुलेट कर लिया, पूरी की वजह से निकालना तो क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। वो देखेंगे बाद में। अभी देखिए, मान लो मैं कहता हूँ कि मेरे को यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एट पॉइंट P, और इस P पॉइंट को हम इस करंट एलिमेंट से ज्वाइन करते हैं। मतलब इस P पॉइंट का मैं ये एक पोजीशन वेक्टर बोल सकते हो। इसको क्या बोल सकते हो आप? इसका एक ये है हमारे पास में, इसका एक पोजीशन वेक्टर, ये वाला, या इसको आप जनरली डिस्टेंस वेक्टर बोल दो चाहे, ठीक है ना। इसकी डायरेक्शन किधर होती है? टुवर्ड्स दिस पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, फ्रॉम दिस करंट एलिमेंट। तो यहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड बतानी है आपको, यहाँ कहीं पर भी, यहाँ कहीं पर भी आपको मैग्नेटिक फील्ड देखनी है। इस छोटे से एलिमेंट की वजह से, पूरे वायर की वजह से नहीं, छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड देखनी है। और ये जो डिस्टेंस वेक्टर है बच्चों, मान लो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन के साथ मान लो एक एंगल बना रहा है, मान लो थीटा। कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो हमें बायोट सेवर्ट्स ने बताया कि इस P पॉइंट पर प्रोड्यूस होने वाली जो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मान लेता हूँ dB। क्या मान लेता हूँ? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को आप E वेक्टर से रिप्रेजेंट करते थे, मैग्नेटिक फील्ड को B से हम रिप्रेजेंट करेंगे। किसे? B से। तो यहाँ पर इसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड dB निकालते हैं। तो बायोट एंड सेवर्ट्स ने क्या कहा कि यहाँ पर जो प्रोड्यूस होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है dB, क्या बोलो? dB। जो dB है मैग्नेटिक फील्ड dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सबसे पहला बोला उसने कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा वो मैग्नेटिक फील्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? आइडियल के मैग्नीट्यूड के बराबर हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स करंट एलिमेंट जितना ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज़्यादा होगी। और इस करंट एलिमेंट की वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हो आप? इसका मैग्नीट्यूड कैसे बढ़ा सकते हो? टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बढ़ा के। DL तो ऑलरेडी स्मॉल है, अगर हम इसको ज़्यादा बड़ा ले लेंगे तो फिर ये लो वहाँ पर ओबे नहीं होगा, क्योंकि एक छोटे से एलिमेंट के लिए ओबे है, तो हम DL को चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप किसको चेंज कर सकते हो? सिर्फ करंट को, ठीक है। अब दूसरी बात आइडियल, एंड फिर उसने कहा कि यहाँ पर प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड है इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम, साइन ऑफ एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड डिस्टेंस वेक्टर। तो इसने कहा कि साइन थीटा की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा यहाँ पर। और साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है? 1। कितनी होती है? 1। और 1 कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री होगा। मतलब करंट कैरिंग वायर के बिल्कुल एक पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर होगा वहाँ पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी। समझ में आ रही बात? मीन्स यानी कि यहाँ पर जो प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड दो फैक्टर है, करंट एलिमेंट और साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड डिस्टेंस वेक्टर, ठीक है ना, इनके बीच का एंगल है इसके ऊपर। एंड तीसरा फैक्टर ये पाया कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस मतलब उस करंट एलिमेंट से जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स जितना ज़्यादा दूर जाओगे आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी ही कम होती चली जाएगी। तो ये फैक्टर्स हमें मिले बच्चों। अब इन फैक्टर्स को, इन तीनों फैक्टर्स को आप कंबाइन करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड dB की वैल्यू जो मिलती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या मिली आपको बताना मेरे को? IDL साइन थीटा बाय R स्क्वायर। IDL साइन थीटा बाय R स्क्वायर। ध्यान से देखना, ये छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से क्या कैलकुलेट करें? मैग्नेटिक फील्ड। फिर हमने कहा कि ठीक है IDL साइन थीटा बाय R स्क्वायर, तो हमने इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को इक्वल में कन्वर्ट किया तो एक कांस्टेंट वैल्यू आई, और वो कांस्टेंट वैल्यू आई म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाय कितना है? R स्क्वायर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से किसी डिस्टेंस R पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये होती है बच्चों। समझ में आई बात? ठीक है ना। वहाँ पर हमारे पास में एक कांस्टेंट वैल्यू क्या आई थी हमारे पास में, यानी कि एक मेटेरियल की प्रॉपर्टी आई थी एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर भी एक मीडियम की प्रॉपर्टी आई है जिसको बोलते हैं म्यू नॉट। क्या बोलोगे? म्यू नॉट। क्या बोलोगे?
म्यू नॉट। और हाँ, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो म्यू नॉट बाई 4 पाई है बच्चों, उसकी वैल्यू होती है न्यूमेरिकल वैल्यू 10⁻⁻7। ये याद होना चाहिए आपको। म्यू नॉट बाई 4 पाई जो कांस्टेंट वैल्यू, उसकी वैल्यू कितनी आई? 10⁻⁻7, 10⁻⁻7। क्लियर है ना, समझ में आया? तो कोई भी एक करंट कैरिंग वायर है, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो एक करंट एलिमेंट की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड देखा आपने, dB म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाई R स्क्वायर। हाँ, अगर इस पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आप कैलकुलेट करोगे कैसे? इंटीग्रेट करके। इसको क्या करके बोलो? इंटीग्रेट। समझ आ रहा है? बिल्कुल क्लियर है ना? ठीक है ना? इसको एक बार साफ कर लें और अच्छी तरीके से मैं आपको बताता हूँ। अभी तो डायरेक्शन की बात हो रही है। म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास में बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ। अभी इसको और बढ़ाते हैं। म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻7। बहुत कम वैल्यू होती है इसकी, बहुत ही कम वैल्यू। ठीक है, और दूसरी बात आपको बताते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करोगे? B से। ठीक, और एक बात और बताते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या यूज़ करोगे आप बच्चों? इसकी यूनिट यूज़ करेंगे टेस्ला। क्या यूज़ करेंगे? टेस्ला। और भी यूनिट कर लेते हैं इसकी यूनिट, और भी यूज़ कर लेते हैं गॉस, और भी बताएंगे आपको। ठीक है ना, गॉस भी कर लेते हैं, टेस्ला भी कर लेते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला के इक्वल होता है। 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला के बराबर होता है। मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी पहले बताइए आप? वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट टेस्ला होती है। गॉस भी यूज़ कर लेते हैं। 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला। क्लियर है? तो बच्चों अभी मैं बता रहा था कि कोई भी करंट एलिमेंट है, उसकी वजह से कोई भी करंट कैरिंग वायर है, उसके एक छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपने देखी म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाई R स्क्वायर। अब इसको वेक्टर फॉर्म में भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें वेक्टर फॉर्म में तो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। ये बात नोट करते चले जाना एक एक बात आप। ठीक है, चलो यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, सबसे पहले जो आपने dB की वैल्यू निकाली है वो कितनी आई है? म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाई R स्क्वायर। इसको हमने क्या किया? R से मल्टीप्लाई और R से ही डिवाइड कर दिया, कोई चेंजेस तो नहीं आई। रियलिटी में ये थीटा किसके बीच का एंगल है बच्चों? ये एंगल है DL वेक्टर और R वेक्टर। अरे I तो एक स्केलर वैल्यू है ना, ठीक है ना, इससे मल्टीप्लाई करोगे तभी तो करंट एलिमेंट मिला। तो DL वेक्टर और R वेक्टर के बीच का एंगल है। तो DL R साइन थीटा क्या लिख सकते हो? AB साइन थीटा क्या लिख सकते हो आप? A क्रॉस B। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड को अब वेक्टर फॉर्म में लिखा गया, वो लिखा गया बच्चों म्यू नॉट बाई 4 पाई I इंटू DL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर बाई R क्यूब या R वेक्टर के मोड की पावर क्यूब, कुछ भी लिखा। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। ये एक वेक्टर फॉर्म है। देखिए म्यू नॉट I बाई 4 पाई R क्यूब, ये पूरी कांस्टेंट वैल्यू है। ये एक वेक्टर है, मतलब DB वेक्टर इसकी डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा, यानी कि इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इसकी जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो किधर होगी? अलोंग DL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर, DL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर। अब बात ये आती है आपको DL क्रॉस R वेक्टर की डायरेक्शन देखनी आनी चाहिए, ठीक है ना। तो दो वेक्टर की डायरेक्शन आपको देखनी आती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपने एक वेक्टर ले लिया, कोई A वेक्टर है मान लो ये, और ये कोई भी वेक्टर है B, ठीक है, इनके बीच का कुछ एंगल है। तो मैं कहता हूँ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये क्या खुद एक वेक्टर होता है। आप इसकी डायरेक्शन देखनी होती है क्रॉस B की, तो वो कैसे देखते थे? राइट हैंड रूल से देखते थे बच्चों। तो अपना राइट हैंड आप यूज करो। इसमें क्या करना है कि आपने जो फिंगर्स हैं बिल्कुल फ्लैट कर लीजिए आप, ठीक है, थंब इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर। यहाँ पर रूल भी बताएंगे, राइट हैंड थंब रूल है, राइट हैंड पाम रूल है, ठीक है ना। अब A क्रॉस B की डायरेक्शन कैसे देखते हैं आप? तो अपनी जो फिंगर्स हैं A क्रॉस B की डायरेक्शन देखनी है तो A वेक्टर की तरफ पॉइंटेड कर लीजिए ऐसे, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूँ ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है, ऐसे है, तो आपको A वेक्टर की तरफ उंगलियां पॉइंटेड करो और B वेक्टर की तरफ रोटेट करवा सकते हो आप ऐसे भी पॉइंटेड कर सकते थे। अब B वेक्टर की तरफ तो ऐसे घूमेंगे नहीं ना ये, ठीक है ना, घुमा लो, आप तोड़ दो इनको, ठीक है ना, इस तरीके से करो बच्चों।
फिंगर्स पॉइंटेड करो इनको, अब बी वेक्टर की तरफ आसानी से रोटेट करवा सकते हो। तो थंब जो है आपका वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन का होगा, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर होगी बताओ, इनवर्ड्स। अगर मैं इसी सवाल में पूछ लेता बी क्रॉस ए की, तो ये बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर की तरफ उंगलियां पॉइंटेड करो, ए की तरफ रोटेट करो, तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड, आपकी तरफ है। समझ आ रही बात, ठीक है। तो चलो इसकी डायरेक्शन पे भी बात हम थोड़ी सी कर लेंगे, ठीक है ना। वैसे वेक्टर चैप्टर में की हुई है हमने। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड तो हमने देख लिया कितना, अब यहाँ पर डायरेक्शन देखनी है आपको बच्चों किधर होगी। तो यहाँ पर डी एल क्रॉस आर वेक्टर, अब डी एल किधर है, ऊपर है, ये डी एल की डायरेक्शन तो ऐसे है, ये है डायरेक्शन, और आर वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे है। तो मैंने बताया डी एल क्रॉस आर वेक्टर की डायरेक्शन, तो डी एल की तरफ उंगलियां पॉइंटेड करो, आर की तरफ रोटेट करो। थंब किधर है, इनवर्ड्स, थंब किधर है, इनवर्ड्स। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई, ये डायरेक्शन किधर आई, इनवर्ड्स। इनवर्ड्स का मतलब क्रॉस, क्रॉस का मतलब बच्चों समझ जाना, डायरेक्शन जो के लिए यहाँ पर कुछ इंडिकेशन लिए गए हैं, और इनवर्ड्स होता है, और जो कभी भी अगर डॉट दिखाया जाए, डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड्स, डॉट का मतलब आउटवर्ड्स। अब यहाँ पर क्रॉस का मतलब समझ गए क्या, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ, किधर है, अंदर की तरफ, किधर है बच्चों, अंदर की तरफ। समझ में आया। तो ये बायोट एंड सैवर्ट्स। हाँ एक बात और सोचो, क्या आप यहीं पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते थे, क्या आप यहाँ पर नहीं निकाल सकते थे, निकाल सकते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। इसको यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस वेक्टर हो जाएगा, ये एंगल उस टाइम पे थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, अब डी एल इधर है, आर इधर हो गया, तो डी एल क्रॉस आर, डी एल को आर की तरफ घुमाइए बाहर, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन किधर होगी, बाहर, आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब डॉट, आउटवर्ड का मतलब डॉट। तो हमें अभी तो एक सिंपल मतलब एक वेक्टर फॉर्म से ही देखा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखना, अभी तो रूल्स है हमारे पास बच्चों, क्या है हमारे पास में रूल्स, वो भी देखने वाले हैं। क्लियर है, समझ आ रहा है, नोट कर लें। ये था हमारे पास में बायोट एंड सैवर्ट्स लॉ, ठीक है। तो एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देख सकते हो, और इस वेक्टर मेथड से आप डायरेक्शन भी देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड की, डी एल क्रॉस आर वेक्टर, डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अब आपको और थोड़ा सा बताते हैं, यानी कि थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं इसको। वैसे हमारा जो यूज़ होने वाला है बायोट सैवर्ट्स लॉ आपने पढ़ा, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, म्यू नॉट बाई 4 बाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वेयर। क्लियर है, सिंपल मैग्नीट्यूड आपको पता होना चाहिए। हमने देखा कि वेक्टर फॉर्म में भी देख लिया, ये कितनी वैल्यू आई इसकी बोलो, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाई आर क्यूब या आर वेक्टर के मोड का क्यूब, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। अब डायरेक्शन डी एल क्रॉस आर वेक्टर के अलॉन्ग होगी। समझ आई बात, थोड़ा सा और मॉडिफाई करते बच्चों, हमने ये देखा और थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं आगे की तरफ। ये हमारा कोई भी एक वायर था, ठीक है ना, एक्स वाई जो वायर लिया था आपने, एक छोटा सा करंट एलिमेंट लिया था ये वाला, इसकी ये लेंथ है मान लो, ठीक है ना, और आपने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देख ली है थीटा एंगल पर डी पी, और उसकी वैल्यू ये रही बच्चों। इसकी लेंथ कितनी है डी एल बच्चों, अगर इसमें ध्यान से देखें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट किधर फ्लो हो रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में, तो इसमें जो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नीचे की डायरेक्शन फ्लो हो रहे होंगे। हम समझने के लिए ऐसा मान लेते हैं कि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा वो तो ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा ना। इस छोटे से एलिमेंट में किसी भी इंस्टेंट टाइम पर मान लो इसकी जो लेंथ है वो तो आपको पता ही है कितनी है, डी एल, और इस छोटे से एलिमेंट पर थोड़ा सा चार्ज है डी क्यू, क्या है, डी क्यू। अब डी क्यू चार्ज मूव कर रहा है, और कितनी स्पीड से मूव करता है उसको बोलते हैं इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब एक चार्ज पार्टिकल डी क्यू चार्ज पार्टिकल्स फ्लो रहा है इसमें, तो बच्चों डी क्यू बाई डी टी अगर यहाँ पर देखा जाए तो वो क्या होगा, इसमें फ्लो होने वाला करंट, क्या होगा बच्चों, इसमें फ्लो होने वाला करंट होगा। डी क्यू बाई डी टी इजकल टू इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्लियर है। दूसरी बात, अगर इसमें जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है मान लो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी से, इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस तो इसने डी एल ट्रेवल करी थोड़े से टाइम मान लो डी टी में, कितने टाइम में, डी टी में, वी डी इज इक्वल टू ये आ गया। तो यहाँ से बच्चों डी एल किसके इक्वल लिखा जा सकता है,
वी डी इंटू में डी टी। और यहाँ पर जो स्मॉल चार्ज डी क्यू है वो कितना लिखा जा सकता है, आई इंटू में डी टी, आई इंटू डी टी। तो बच्चों हमने किया क्या, देखो ध्यान से, या आई की वैल्यू जो भी है यहाँ पर रख दी, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर दो आप इस फॉर्मूले में, या यहाँ पर पुट कर सकते हो। तो मैग्नेटिक फील्ड डी बी की वैल्यू जो आई वो आई म्यू नोट बाई 4 पाई, आई की जगह कितना रख देते हैं, डी क्यू बाई डी टी रख दिया, डी एल, अब डी एल की जगह क्या रख देते हैं, वी डी इंटू डी टी साइन थीटा बाई कितना है आर, डी टी से डी टी कैंसिल हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड डी बी की वैल्यू जो आई वो क्या आई, म्यू नॉट बाई 4 पाई डी क्यू वी डी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले से ये पता लग रहा है कि चार्ज मैग्नेटिक फील्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कुछ स्पीड से मूव कर रहा है। समझ में, क्लियर है ना। तो दिस फॉर्मूला क्या प्रूव कर रहा है, प्रूव दैट मैग्नेटिक फील्ड is the property of moving charge particle, ठीक है ना। क्योंकि अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे आ गया तो वी डी की वैल्यू 0 हो जाएगी, और वी डी की वैल्यू अगर 0 हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड तो 0 हो गया ना, मैग्नेटिक फील्ड तो 0 हो गया ना। समझ में आ रही बात है, चार्ज की प्रॉपर्टी। हाँ, इस फॉर्मूले को भी आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे, यहाँ पर लिख देते हैं, डी बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई डी क्यू इज द चार्ज पार्टिकल, और इसको लिख सकता हूँ मैं, इसको आर से मल्टीप्लाई कर दो और आर से डिवाइड, तो ये हो जाएगा वी डी आर साइन थीटा मीन्स वी डी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाई आर वेक्टर के मोड की पावर क्यूब। फिर से डायरेक्शन किधर हो जाएगी, वी डी क्रॉस आर, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर है ना, चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा था, पॉजिटिव चार्ज, आर वेक्टर ये हो गया, तो डायरेक्शन इधर। समझ में आ रही बात, क्लियर है ना। ये था बच्चों हमारे पास में बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ, बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ। अब हमें पढ़नी है इनकी एप्लीकेशन। उससे पहले, एप्लीकेशन पढ़ने से पहले आपको थोड़ी सी डायरेक्शन के बारे में आपको बताता हूँ, डायरेक्शन आपको सिखाता हूँ, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, एक तो हो गया वेक्टर मेथड। कौन सा मेथड, वेक्टर मेथड। कोई भी स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों हम देखेंगे, वो है राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल से हम डायरेक्शन देखेंगे। तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि जैसे कि हमारे पास में कोई भी करंट कैरिंग वायर, मान लो ये वायर है, करंट आई है, और आपको मान लो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो कैलकुलेट कर लोगे आप वायर की वजह से, अभी करनी सिखाएंगे आपको, ठीक है ना, बाइट साइड्स लो यूज़ करके। बट यहाँ पर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है आपको। तो क्या करना है कि राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग इस वायर को इमेजिन कर लो कि आपने अपने राइट हैंड में पकड़ा हुआ, और कुछ इस तरीके से कि जो आपका थंब है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ ए इलेक्ट्रिक करंट। तो अपनी जो फिंगर्स हैं उस पॉइंट की तरफ पॉइंटेड कीजिए जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी, इस पॉइंट पर देखनी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो राइट हैंड में पकड़ लिया, करंट की डायरेक्शन में थंब कर लिया, ऐसे मत पकड़ लेना, करंट नीचे थोड़ी ऊपर है, ठीक है ना। अब उंगलियां किधर पॉइंटेड कर दी, इस पॉइंट की तरफ। अब आप इन फिंगर्स को किधर करल घुमा सकते हो, अंदर की तरफ, ऐसे थोड़ी घुमा सकते हो, अंदर की तरफ। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी बच्चों वो इनवर्ड होगी। इनवर्ड का मतलब क्रॉस। अगर मैं पूछूं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए कैसे होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इस वायर को तो हमारे राइट हैंड में पकड़ा हुआ है, करंट की डायरेक्शन में थंब है, तो इसकी तरफ उंगलियां पॉइंटेड, उंगलियां किधर घूम सकती हैं आपकी, ठीक है ना, बाहर। मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, आउटवर्ड। कैसी होगी, आउटवर्ड। क्लियर है, समझ आ रही बात, क्लियर है ना। तो हमारा राइट हैंड थंब रूल क्या कहता था, इस रूल के अकॉर्डिंग टू
this rule if we held a state current carrying conductor in our right hand in such a way thumb in the direction of electric current, then curvature of our fingers gives the डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको इस रूल से मिलेगी बच्चों। क्लियर है? समझ आ रहा है? क्लियर है ना? इसको नोट कर लें। वैसे आपको डायरेक्शन जितने भी मैं सवाल कराऊंगा, आपको जितने भी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, जितनी भी एप्लीकेशंस आपको करवाई जाएंगी, डायरेक्शन भी सिखाऊंगा वहाँ पर मैं, क्योंकि इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट डायरेक्शन ही हैं। इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट बच्चों डायरेक्शन ही है। क्लियर है? साफ कर दें। चलो और प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहले तो एक क्रॉस पे की डायरेक्शन देखनी आनी चाहिए आपको, ठीक है ना? वहाँ से भी काम चल जाएगा। और या फिर राइट हैंड थंब रूल यूज़ हम करेंगे। जैसे मैं एक सिंपल सी बात पूछता हूँ आपसे, मान लो आप कोई वायर है और करंट ऐसे फ्लो हो रहा है इसमें, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ किधर होगी? बताओ। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो वायर को अपनी राइट हैंड में पकड़ लो। तो ऐसे पकड़ लेते हैं सर? नहीं, करंट की डायरेक्शन में थंब होना चाहिए। अब किधर? यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो इसकी तरफ उंगलियां पॉइंटेड करो, इसकी तरफ उंगलियां पॉइंटेड। उंगलियां किधर घूम सकती हैं? अंदर की तरफ। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी। इनवर्ड का मतलब क्रॉस, इनवर्ड का मतलब क्रॉस। समझ आ रही बात? इनवर्ड का मतलब क्रॉस होगी। देख सकते हो? समझ आया? ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप देख सकते हो। क्लियर है बच्चों? आप ऐसा सोचो। अच्छा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछूँ तो किधर होगी बताओ? फिर से, ठीक है ना? समझ रहे हो ना आप? करंट की डायरेक्शन थंब, उंगलियां किसकी तरफ पॉइंटेड? पॉइंट की तरफ। किधर घूम सकती हैं? फिंगर्स बाहर। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? आउटवर्ड। किधर होगी? आउटवर्ड। कैसी होगी? आउटवर्ड। तो ये था बच्चों हमारे पास में। इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना देंगे डायरेक्शन देखने के लिए, ठीक है ना? हाउ टू कैलकुलेट या फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। क्लियर है बच्चों? तो ये था बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ। तो बच्चों आज इतना ही रखते हैं, ठीक है ना? कल हम करेंगे इसकी एप्लीकेशन। अब बायोट और सेवर्ट्स लॉ का जब एप्लीकेशन करेंगे तभी आपको पता लगेगा कि हाउ टू यूज़ बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ, ठीक है? तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है ना? काफ़ी टाइम हो गया। ओके बच्चों, कल लेते हैं इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है ना? हो सकता तो सारी ले लेंगे, ठीक है? आज इतना ही रखते हैं बच्चों।